बच्चों, ये थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साम्यवादी चीन की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान ने उसका खूब आर्थिक शोषण किया। वे उसे पूरब का तरबूज समझते थे। किंतु साम्यवादी क्रांति के बाद विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ। आज चीन हर क्षेत्र में आगे है। एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास 450 परमाणु हथियार है। इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति होने के कारण कोई भी पड़ोसी देश उससे वेर नहीं लेना चाहता। चीन की शक्ति को देखते हुए जॉन हे ने बहुत पहले कहा था, विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था, वहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब उठेगा तो दुनिया हिला देगा। तो क्या महत्व है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के अभ्युदय का? क्यों चीन की अभ्युदय को हम इतना महत्वपूर्ण मानते हैं? तो मैंने पहले भी आपको बताया, आर्थिक सुधारों ने चीन को विश्व की एक आर्थिक शक्ति बना दिया। चूँकि चीन दुनिया का विशालतम जनसंख्या वाला देश है, इसलिए पाश्चात्य देशों को उसका मार्केट चाहिए जिससे कि वो अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ कर सके। चीन पाश्चात्य भूमंडलीकरण को अपनी शर्तों पर ही मानने के लिए तैयार होता है। बौद्धिक संपदा के मुद्दे पर चीन ने विश्व व्यापार संगठन को कई बार कटघरे में खड़ा किया है। तो चीन का अभ्युदय संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। अब क्यों? सबसे पहला कारण है बच्चों, चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना। यद्यपि साम्यवादी क्रांति से पूर्व चीन की गणना विश्व की 5 महाशक्तियों में थी, किंतु वास्तविक अर्थों में चीन एक महाशक्ति नहीं था। लेकिन 1949 में जब वहाँ साम्यवादी क्रांति हो गई तो वो शक्तिशाली और सुसंगठित होकर उभरा और वर्तमान में चीन को विश्व की महाशक्ति माना जाता है। द्वितीय बच्चों, नवीन शक्ति संतुलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व का एकमात्र साम्यवादी देश सोवियत संघ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले तथा रूस के बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्र चीन ही था जो साम्यवादी था। तो इससे बच्चों साम्यवादी गुट की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो गई और सोवियत गुट के पक्ष में जो है शक्ति का संतुलन हो गया, क्योंकि रूस के साथ अब चीन भी उससे मिल गया। फिर बच्चों, चीन के अभ्युदय ने अमेरिकी नीति की विफलता को साबित किया, क्योंकि वॉशिंगटन में इतनी अधिक प्लानिंग हुई थी कि साम्यवादी क्रांति चीन में ना आए। चांग काई शेक को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने बहुत अधिक पैसा खर्च किया, लेकिन इतना होने के बाद भी वहाँ वो कम्युनिस्टों को नहीं हरा सके और वहाँ पे साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई, जो अमेरिकी नीति की विफलता थी। इसके अतिरिक्त बच्चों, चीन के अभ्युदय ने पश्चिम गुट की नीति में बुनियादी परिवर्तन किए। क्या क्या परिवर्तन किए? देखिए, सबसे पहले तो एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने सैनिक संध्या करने की नीति अपनाई, जैसे सीटो। अमेरिका ने फॉर्मोसा में चांग सरकार की रक्षा को अपना उत्तरदायित्व मान लिया और चीन के अभ्युदय ने भारत तथा जापान के उद्योग धंधे के विकास के लिए और पूर्व में इन्हें लोकतंत्र का दुर्ग बनाने के लिए बड़े परिमाण में अमेरिका के द्वारा सहायता दी गई। और अमेरिका ने ये भी समझ लिया था कि अब अगर सैनिक साधनों का भी यूज़ लेना पड़ा तो वह साम्यवाद का प्रसार रोकने का काम ज़रूर करेगा, नहीं तो पूरे विश्व का शक्ति संतुलन कहीं साम्यवाद के पक्ष में ना हो जाए। इसके अतिरिक्त बच्चों, सोवियत संघ के लिए भी बड़ी दुविधा वाली स्थिति थी, क्योंकि एक तरफ से तो उसके गुट में वृद्धि हुई क्योंकि साम्यवादी था, उसकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चीन के अभ्युदय ने सोवियत संघ के सामने भी बहुत कठिनाइयाँ खड़ा कर दी, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई कि अब दोनों में से साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन करेगा, रूस करेगा या चीन? तो बाद में इन दोनों के बीच भी बहुत अधिक मतभेद पैदा हुए। एशिया पे भी बच्चों इसका गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि चीन की साम्यवादी क्रांति ने एक और एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया, तो दूसरी ओर एशियाई विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया। चीन भारत को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी माना और एशिया और अफ्रीका में भारतवाद
विरोधी वातावरण उत्पन्न किया। इसने नई अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी जन्म दिया बच्चों, जैसे साम्यवादी चीन को मान्यता कौन कौन देगा, क्योंकि 1971 में चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के सारे प्रयास विफल हो गए थे, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता था। फार्मोसा की समस्या भी थी। चीन के भागने के बाद चांग कई शेक ने फार्मोसा पे शरण ली और ताइपे नगर को चीन गणराज्य की राजधानी घोषित कर दिया। तो ये भी समस्या पैदा हुई। तो इन टापुओं को हस्तगत करने के लिए बहुत प्रयास चीन के द्वारा सदैव किए गए। तो इसने चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बहुत अधिक मतभेदों को जन्म दिया। पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। चीन एक महाशक्ति बन गया और इस रूप में मान्यता प्रदान किए जाने पर जोर दे रहा था। इस प्रकार की मान्यता जिन सामंजस्यों की मांग करती थी वे सरल नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन अमेरिका एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी बन गए। इसके अतिरिक्त बच्चों, चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, तो विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कहाँ अपना माल वहाँ पे कैसे कर सके और अमेरिका और जापान कैसे उसके सामने खड़े रह सके। तो चीन की साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप शीत युद्ध में बहुत अधिक तीव्रता आई और विश्व राजनीति में शक्ति संपन्न देश के रूप में चीन का अभ्युदय एक रोमांचकारी घटना है। धन्यवाद।